तो कल की क्लास में हम लोगों ने संविधान के निर्माण में किस तरीके से देखा कि पहले हमने अंग्रेजों के समक्ष संविधान की मांग रखी। ठीक है कि सबसे पहले संविधान को इनडायरेक्ट रूप से 3 बार मांग किया गया। उसके पश्चात हमने देखा कि संविधान सभा, ठीक है, हमने क्वेश्चन में भी दोनों को अंतर करके देखा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की यदि बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यदि बात की जाए, तो संविधान सभा का विचार रखने वाले कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, एक संविधान सभा होगी, इसकी विचार डॉक्टर एम.एन. रॉय ने रखा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से सबसे पहली बार डिमांड किया और उसके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ठीक 1938 में जो बात कही कि भारत का संविधान जो है एडल्ट्री फ्रेंचाइजी के बेस पर होगा, ठीक, अर्थात वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई सदस्यों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और इसमें किसी भी कोई आपका फॉरेन इंटरफेरेंस, विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जो बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में कहा, उनकी बातों को कहीं हद तक आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1940 में जो अगस्त मोशन आया, अगस्त प्रस्ताव, उसमें एक्सेप्ट किया गया। ठीक, इसीलिए 1940 से एक प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को, ठीक, संविधान सभा की मांग को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को पहली बार एक्सेप्ट करने वाले जब थे, वो था 1940 का अगस्त प्रस्ताव। क्लियर है। 1942 से एक प्रश्न बनता है क्रिप्स मिशन योजना से कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस क्रिप्स मिशन योजना में कहा गया कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे, सारे के सारे इंडियंस होंगे, यह बात कही गई 1942 में। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस आपके प्रस्ताव या कब यह कहा गया था कि संविधान सभा के निर्माण में सारे के सारे मेंबर इंडियंस होंगे। क्लियर है। वहीं पर 1946 जिस आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक, जिस आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का निर्माण हुआ, उसके सारी प्रक्रिया को हम विस्तार से हम देखेंगे। कल की क्लास में कुछ प्रावधानों को हमने देखा था। क्लियर है। वहीं से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने देखा कि 1945 में वर्ल्ड वार खत्म होता है, ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में समाप्त हुआ। कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल कभी यह नहीं चाहता था कि भारत इंडिपेंडेंट हो, भारत को स्वतंत्रता मिले, भारत का पृथक संविधान हो। ठीक, अनंत काल तक शासन करने का एक सपना था किसका? विंस्टन चर्चिल का। लेकिन वर्ल्ड वार के पश्चात ब्रिटेन में चुनाव होता है और चुनाव में विंस्टन चर्चिल जो है चुनाव हार जाते हैं और एक नई सरकार बनती है, लेबर पार्टी की सरकार। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लीमेंट एटली ने भारत या भारतीयों के द्वारा जो डिमांड की जा रही थी संविधान सभा की, भारत की स्वतंत्रता के, उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और अपने मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों को, अपने मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों को भारत के संविधान के निर्माण के संदर्भ में एक मसौदा, एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन योजना, नाम इसीलिए कैबिनेट मिशन योजना पड़ा। कैबिनेट मिशन योजना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ठीक ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट के सदस्य थे, तीनों के तीनों। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस, 2 अन्य सदस्य सर क्रिस्टोफर क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो मेंबर थे वह ब्रिटिश आपके जो मंत्रिमंडल था, ठीक, कैबिनेट था, उनके सदस्य थे। उनको भेजा और इसके पश्चात उन्होंने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और वही जो बातें कैबिनेट मिशन योजना में की गई, उन्हीं के आधार पर भारतीय संविधान का क्या किया गया? निर्माण किया गया। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सामान्य रूप से कैबिनेट मिशन योजना की जो भी सिफारिशें थी, रिकमेंडेशन था, क्या क्या प्रावधान था, उस पर हमने डिस्कस किया था।
उसी को आज की क्लास में हम डिटेल करेंगे। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन हर आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। इवन 2020 पीएससी जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ वहां से भी एक प्रश्न पूछा गया है। और प्रकृति देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। संविधान में अब सामान्य सा सरल सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो संविधान का निर्माण में हम देख रहे थे कि आपका संविधान सभा, ठीक, क्या देख रहे थे? संविधान सभा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा हम देख रहे थे। क्लियर है? हमने देखा कि संविधान सभा का जो निर्माण की बात कही गई, या जिस आपके प्रस्ताव या मिशन के तहत भारत के संविधान सभा का निर्माण हुआ, वो था आपका क्या? कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक, हम इसमें क्या देख रहे थे? आपका कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। क्लियर है? कैबिनेट मिशन योजना, सारी हम प्रावधानों को देखा था हमने कि कब इसका गठन हुआ, ठीक, कब इसकी सिफारिश आपका, कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया, वो सारी बातें। ठीक, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि कहा गया कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। पहला क्वेश्चन कैबिनेट मिशन योजना से जो बनता है, निम्न में से किस आपके अधिनियम, प्रस्ताव, मिशन या कब भारत के संविधान का निर्माण किया गया, किस योजना के तहत, किस मिशन के तहत, तब आंसर जाता है कैबिनेट मिशन योजना। सबसे पहली बार जिस मिशन के तहत, जिस प्रस्ताव के तहत आपका भारत के संविधान का निर्माण किया गया, वो था कैबिनेट मिशन योजना 1946, 1946। क्लियर है? देखिएगा, कल हमने देखा था कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, और इसके अंतर्गत पॉइंट ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि यह जो संविधान सभा है कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा? 389। क्लियर है? कितना? 389 सदस्यों से मिलकर बनेगा, यह बात कही गई। ठीक है, इस आपके कैबिनेट मिशन योजना में। अब देखिएगा, यह जो 389 सदस्य है, ठीक, कितना? 389 सदस्य। यह 389 मेंबर दो भागों में बांटा गया। एक आपका ब्रिटिश इंडिया, ठीक, ब्रिटिश इंडिया, और दूसरा प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत या देसी भारत भी कहा गया इसे। ठीक, प्रिंसली स्टेट, समझिएगा, एक एक बिंदु पर बिल्कुल याद करते चलना है ना। 389 सदस्यों से मिलकर बनेगी भारत की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने कल बताया है आपको, संविधान सभा कहने से आशय है, ठीक, जिस सभा के माध्यम से क्या हुआ? संविधान का निर्माण हुआ। जैसे वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा है, ठीक, उसमें क्या बनता है? कानून बनता है। क्लियर है? तो लोकसभा, राज्यसभा में कानून का निर्माण होता है। उसी प्रकार से संविधान सभा में, ठीक, संविधान सभा के माध्यम से क्या बना? हमारा संविधान बना। आपसे पूछे कि संविधान किसने बनाया, ठीक, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। क्लियर है? 389 सदस्यों से मिलकर बनेगा। दो भागों में बटा, क्या? ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, ठीक, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से यह कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया से 296 सदस्य चुनकर आएंगे। कितना? 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से। क्लियर है? और 296 सदस्य कहां से? ब्रिटिश इंडिया से। और 93 सदस्य कहां से चुनकर आएंगे? प्रिंसली स्टेट से, देसी रियासत से। क्लियर है? 296 सदस्य जो होंगे वह ब्रिटिश इंडिया, अर्थात हमने कल आपको बताया है कि जो भारत था हमारा स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व हमारा भारत दो भागों में बटा था। एक का आपका ब्रिटिश इंडिया और दूसरा प्रिंसली स्टेट।
ब्रिटिश इंडिया कहने से आशय जहां पर ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल था, डायरेक्ट आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वो क्या था? ब्रिटिश इंडिया था, जहां पर गवर्नरों के माध्यम से शासन हो रहा था। वहीं पर ठीक आपका प्रिंसली स्टेट कहने से आशय है यहां पर राजा महाराजाओं के द्वारा शासन, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटेन का, वो क्या कहलाया? आपका प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो 389 सदस्य हैं वह कहां से चुनकर आएंगे, तो ब्रिटिश इंडिया से 296 और प्रिंसली स्टेट से कितना? 93 सदस्य। क्लियर है? ब्रिटिश इंडिया को फिर से दो भागों में बांटा गया। ठीक, ब्रिटिश इंडिया को, यह था आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत उस समय टोटल कितने? 11 प्रांत थे ब्रिटेन के। कितने? टोटल 11 प्रांत थे, और इस 11 में से 11 प्रांतों से कितने सदस्य चुनकर आएंगे? 292 सदस्य। कितना? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपका। एक एक तरीके से मैं क्लासिफाई कर रहा हूं ताकि कहीं से भी किसी प्रकार से प्रश्न पूछे बनना चाहिए। टोटल ब्रिटिश जो उन समय प्रोविंसेस था, प्रांत था, जैसे आज हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? यूनियन टेरिटरी है। उस समय ब्रिटिश प्रांत, ठीक, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था, जहां पर आपका गवर्नर के माध्यम से शासन हो रहा था, कितना था संख्या? 11। और इस 11 प्रांतों में कितने सदस्य चुनकर आएंगे? 292 सदस्य। कितना? 292 सदस्य। दूसरा है आपका ठीक चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस। क्लियर? मुख्य आयुक्त, अर्थात कहने से आशय यह है कि जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में 28 क्या है? स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है? 28 राज्य में आपका हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के माध्यम से शासन होता है, लेकिन ये 8 राज्यों में, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, वह आपके अलग अलग प्रशासकों के द्वारा वहां से संचालन किया जाता है। उसी प्रकार से आपका ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो 4 जो थे, 4 ये चीफ कमिश्नरी प्रांत, मतलब मुख्य आयुक्त के माध्यम से यहां पर शासन हो रहा है। एक तरीके से सिंपल, जैसे यहां पर यूनियन टेरिटरी था, जस्ट उसी प्रकार का ब्रिटिश भारत के अंतर्गत क्या था? चीफ कमिश्नरी प्रांत। यहां पर गवर्नर नहीं बल्कि मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर के माध्यम से क्या होता था? शासन होता था। क्लियर है? तो इस प्रकार की इसकी संख्या कितनी थी? 4। और इस 4 चीफ कमिश्नरी एरिया से 4 सदस्य चुनकर आएंगे, ऐसा कहा गया। आ रही बात समझ में? ठीक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टोटल मैंने कहा कितना? 389। 389 को दो भाग, क्योंकि दो भागों में भारत बटा था इसलिए दो भागों में बांटा गया, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। क्लियर? ब्रिटिश इंडिया से 296 सदस्य चुनकर आएंगे 389 में से। 93 सदस्य कहां से? प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत से चुनकर आएंगे। ब्रिटिश इंडिया दो भागों में फिर से हम देख रहे हैं, ब्रिटिश प्रांत जहां पर गवर्नर के माध्यम से शासन हो रहा था, और इसकी संख्या कितनी थी? 11। क्लियर है? 11 प्रांतों से 292 सदस्य चुनकर आएंगे, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत जो था, मुख्य आयुक्त जो आपका प्रांत था, वहां से 4 सदस्य चुनकर आएंगे। क्लियर है? ठीक, अब देखिएगा, ये 4 का नाम याद रखना आपको ना, क्वेश्चन बन सकता है कि ये 4 जो थे, ठीक, भारत में कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत थे? कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत जो थे वह आपके ठीक 4 थे। याद रखना है इसको आपको, ए, बी, सी और डी। क्या याद रखेंगे? ए, बी, सी और डी। ठीक, एक कठिन प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो कौन कौन से थे। ठीक, तो पहला अजमेर मेवाड़। ठीक, अजमेर मेवाड़ पहला राजस्थान में है, आपको पता है। दूसरा आपका
बलूचिस्तान, ठीक, पाकिस्तान। दूसरा कौन सा? बलूचिस्तान। तीसरा सी से कुर्ग, कुर्ग बोले तो वर्तमान में कर्नाटक, ये आपका पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक। और चौथा आपका क्या? दिल्ली। दिल्ली उस समय क्या था? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस था, चीफ कमिश्नरी प्रांत था। ए, बी, सी और डी क्लियर है? ए से अजमेर मेवाड़, बी से बलूचिस्तान पाकिस्तान, कुर्ग जो था वर्तमान में, ये कुर्ग जो है कहां पर? कर्नाटक, और दिल्ली। अर्थात उस समय जो दिल्ली आज देश की राजधानी, वो क्या था? आपका चीफ कमिश्नरी प्रांत था। क्लियर है? तो इस तरीके से चार जो थे चीफ कमिश्नरी प्रांत का नाम याद रखिएगा, ए बी सी डी। ए से अजमेर मेवाड़, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से आपका क्या? दिल्ली। याद रहेगा? तो इस आपके प्रावधान को पूरा एक लाइन में इसी फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है। टोटल 389, ब्रिटिश इंडिया प्रिंस लिस्ट 296, 93, ब्रिटिश प्रांत से 292, 11 प्रांतों से और चीफ कमिश्नरी से 4। क्लियर है? उसके बाद ये चार कौन कौन से थे उसका नाम आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक, चलूं आगे। चलिए, अब यह कहा गया कि 389 सदस्य जो होंगे, 389 सदस्य से क्या आपका, ठीक, 389 मेंबर से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अब ये 389 सदस्य जो हैं, ठीक, 389, अब ये 389 सदस्य को जो आपका सीटें हैं, उनको 3 भागों में क्या किया गया? बांटा गया। ये जो सीट है कितने भाग में? 3 भाग में। एकदम कॉन्सेप्ट से, क्रम से चल रहा हूं, ठीक है? 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग। ये जो सीट है कौन कौन सा? सामान्य, सामान्य, ठीक है, सामान्य, मुस्लिम और आपका क्या? सिख। ये जो 389 जो आपका सीट है उसको 3 भागों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख, ठीक। 213, ठीक, 213, बल्कि उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। 213 आपका 79 और 4, ठीक। इस तरीके से आपका सामान्य, मुस्लिम और सिख, ये 4 आपके 3 भागों में जो टोटल सीट है वो क्या था? आपका बटा हुआ था। क्लियर है? देखिएगा ये कितना हो रहा है? 213 की प्रत्येक 10 लाख में कितना? प्रत्येक 10 लाख में क्या होगा? ये आपकी जो सीटें होंगी वह प्रत्येक 10 लाख में एक सीट चुना जाएगा, एक सदस्य चुना जाएगा, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुने जाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? आपका ध्यान रखिएगा, जनसंख्या जो था, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना जाना था, ठीक। अब प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में क्या था? उस समय भारत की टोटल जो आबादी थी वो कितना था? 40 करोड़ था। तो एक अप्रोक्स ये दिया गया कि कितना? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक। अब इन सदस्यों का हमने 3 स्तर पर देख लिया। एक कॉन्सेप्ट जो आपका थोड़ा सा यहां पर जो सदस्यों को लेकर कंफ्यूजन है, एक मैं बता दूं कि टोटल 389 सदस्य थे। ये आंकड़ा सही है, ये 4 ही होगा, ठीक। 213, 79, 4 ही होगा ये। क्यों? अब थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे टोटल, क्लियर। 389 में से जो आगे चुनाव होगा ना, वो किसके लिए होगा? 296 के लिए, ठीक। कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहां पर मैंने माइनस कर दिया था, उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे कि आपका जो चुनाव हुआ वो ब्रिटिश इंडिया 296 सदस्य के लिए हुआ, 93 सदस्यों के लिए चुनाव नहीं हुआ, बल्कि ये सदस्य जो थे नॉमिनेट किए गए, जो वहां के राजा महाराजा थे उनके द्वारा डायरेक्ट प्रतिनिधियों को क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया। क्लियर है? तो ये 213, 79, 4 जो थे ये आपका सही है 3 भागों, क्योंकि चुनाव कितने के लिए हुआ? 296 के लिए, अभी आगे हम देखेंगे। क्लियर है?
तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, कितना? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर कितना? एक। ठीक, अब देखिएगा इनका चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। क्लियर? अप्रत्यक्ष हुआ। चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष। आप जो भी प्रावधान अभी हम पढ़ रहे, अपने आप को एग्ज्यूम करिए कि आप उस समय संविधान सभा के मेंबर थे। आप अपने आप को समझ लो, भीमराव अंबेडकर, ठीक, के.एम. मुंशी, अपने आप को जो समझना आप समझ सकते हैं। आपको एग्ज्यूम करना कि आप संविधान सभा के मेंबर हैं, संविधान का निर्माण करना है। तो किस तरीके से, जैसे हम देखते हैं कि जो भारत के लिए, राज्य के लिए कानून बनता है, लगभग बल्कि वैसी प्रकार की प्रक्रिया संविधान के निर्माण में भी किया गया है। ठीक, तो देखते हैं हम कि किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ। तो हमने संख्या देख लिया, कितने सदस्य लोग मिलकर बनाएंगे। पूरे ऐसा नहीं कि पूरे भारत की जनसंख्या है उस समय 40 करोड़ तो सभी लोग बन, नहीं। यह हुआ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से उनका क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा संविधान सभा का निर्माण, जिस संविधान सभा का जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष। क्लियर है? कैसे देखेंगे इसको भी? अप्रत्यक्ष। अब यह हुआ कि ये सदस्य कहां से चुनकर आएंगे? ध्यान दीजिएगा, कहां से? तो प्रांतीय विधानसभा से, प्रांतीय विधानसभा से चुनकर आएंगे। प्रोविंशियल, ठीक है, आपका जो है प्रांतीय विधानसभा से ये सदस्य जो है, जिस तरीके से वर्तमान में जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हम देखते हैं, ठीक, प्रोविंशियल असेंबली प्रांतीय विधानसभा से चुनकर आएंगे। ये कौन? संविधान सभा के सदस्य। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जनता विधायकों को चुनती है, सांसदों को चुनती है। ये विधायक और सांसद किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। क्लियर है? सिंपल आपको समझना, संविधान सभा का चुनाव इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट चुनाव से ऐसे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से ऐसे है कि जनता वोट नहीं करेगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन को आप पहले समझ लें। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जिसमें आप स्वयं वोट दे, एक जनता वोट करे, ठीक, वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन। जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचन हो, वो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। जैसे राष्ट्रपति को कभी भी आप वोट नहीं दिए हैं, कभी भी नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। मतलब हम पहले प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। वैसे ही प्रक्रिया संविधान सभा में अप्रत्यक्ष, कहां से? पहले प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर का चुनाव हुआ। प्रोविंशियल में आपका असेंबली के मेंबर ने किसको चुना? आपका संविधान सभा को, संविधान सभा के सदस्यों को। क्लियर है? तो कहां से? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनको चुना जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और एग्जांपल समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 90। क्लियर है? 90। अब हम मान लीजिए हम क्या करना, हमें राष्ट्रपति का चुनाव करना है, और राष्ट्रपति का चुनाव हमें पता है कैसे है? अप्रत्यक्ष है। कैसे है? अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, मतलब जनता वोट नहीं करेगी। तो कौन? विधानसभा का आपने, ठीक, जो चुनाव हुआ विधानसभा में 90 विधायकों को आपने चुना, आपने वोट दिया, और आपने जिस विधायकों को चुना, यह विधायक किसको चुन रहे हैं? राष्ट्रपति को। उसी तरीके संविधान सभा में पहले प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में जो चुने हुए सदस्य थे, वो लोग संविधान सभा में जो सदस्य जाएंगे उनको उन्होंने क्या किया? चुना। क्लियर है? तो अप्रत्यक्ष यदि चुनाव है तो दो बातें ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। याद रखिएगा, क्या? एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति अर्थात, ठीक, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसको राष्ट्रपति में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा आपका क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। आगे हम पढ़ने वाले हैं
कि संविधान में एक कॉन्सेप्ट अभी से ही ध्यान रखिएगा, जहां पर भी इनडायरेक्ट इलेक्शन आया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन आया, मतलब दो बातें जुड़ जाएंगी। क्या? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब यह होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि हमने देखा कि एक प्रतिनिधि 10 लाख की आबादी पर एक होगा। एकल संक्रमणीय मतपत्ति एक वोटों की गिनती का एक तरीका है ये, ठीक है। तो यहां पर बस याद रखिएगा कि यदि आपके कूट चुनने के लिए आए कि संविधान सभा का निर्माण में सत्य असत्य कथन चुनने के लिए आए कि संविधान सभा का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष हुआ था, संविधान सभा के चुनाव में एकल संक्रमणीय मतपत्ति का प्रयोग किया गया था, संविधान सभा के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया था, तो ये सारी प्रक्रिया का प्रयोग संविधान सभा के चुनाव में किया गया था। क्लियर है? अप्रत्यक्ष, ये सदस्य कहां से किसके द्वारा चुना जाएगा? तो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा। ठीक, निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मतपत्ति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया था। और प्रत्येक 10 लाख की आबादी में एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक एक लाइन से अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपका कूट में भी प्रश्न बना गया। कैसे? प्रश्न कैसे बनेगा? संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए या असत्य कथन छांटिए, ट्रू एंड फॉल्स छांटने के लिए आएगा। पहला रहेगा कि संविधान सभा 389 सदस्यों से मिलकर बनेगी, ऐसा कहा गया। ठीक, ये सदस्य 3 भागों में बटा था, जो सीटें थी, सॉरी सीटें 3 भागों में बटा हुआ था। सामान्य मुस्लिम सिख, हो सकता है इसको सामान्य मुस्लिम ईसाई कर दे तो ये गलत हो जाएगा, तो सामान्य मुस्लिम सिख। ठीक है, आपके संविधान सभा के चुनाव को सांप्रदायिक निर्वाचन कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, इस प्रकार का। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में 1 सीटें थी। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया। मतलब अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। संविधान सभा के चुनाव में एकल संक्रमणीय मतपत्ति का प्रयोग किया गया। संविधान सभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया। ये सारी प्रक्रियाओं से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इतना डीप जाके मैं बता रहा हूं। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम वोटों की गिनती का तरीका है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं आपके जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे, तो इतना यहां तक आपको क्या करना है, याद कर रखना है। क्लियर है? तो यह था आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो सिफारिशें, जिसके तहत संविधान का निर्माण और संविधान सभा का, संविधान का नहीं बल्कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो इस तरीके से इसका प्रयोग किया गया। संविधान सभा का अब गठन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें? पूछेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक बिंदुओं पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेबर पार्टी के पीएम का नाम क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली सर, ओनली ब्रिटिश इंडिया 296 को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रिंसली स्टेट 13 को नहीं बांटा गया। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही हैं आप। जो 296 मेंबर का ही चुनाव था, इसलिए क्योंकि जो 93 सदस्य थे वो 93 के 93 सदस्य कहां से थे आपका? ठीक है, प्रिंसली स्टेट से, इसलिए वहां पे ब्रिटिश आपका प्रिंसली स्टेट के जो सदस्य थे उनके लिए चुनाव नहीं हुआ है। क्लियर है? तो ये था आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत सिफारिशें। क्लियर है? तो ये जो एक डाउट था तो उसको आप स्पष्ट रूप से आप समझेंगे कि ये जो सदस्य था 296। अब एक पॉइंट और, अब देखिए इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है, डीप क्वेश्चन, कि संविधान सभा का निर्वाचन हुआ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। पहले ऑप्शन में मान लिए संविधान सभा का चुनाव हुआ, पहले में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो आपको क्लियर है अप्रत्यक्ष। अब एक जो और डीप पूछा जा सकता है संविधान सभा के निर्वाचन में, तो एक संविधान सभा के सदस्य हुए, एक ऑप्शन निर्वाचित, दूसरा ऑप्शन क्या आपका मनोनीत, तीसरा ऑप्शन निर्वाचन और निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक, चौथा इनमें से कोई नहीं। यदि ऐसा प्रश्न आता है
तो याद रखेंगे संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों हुए, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। संविधान सभा जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों था, क्योंकि ये 296 सदस्यों का चुनाव हुआ और 93 जो प्रिंसली स्टेट के सदस्य थे वो नॉमिनेटेड थे। वहां 93 सदस्यों के लिए चुनाव नहीं हुआ, प्रिंसली स्टेट में चुनाव नहीं हुआ, वहां पर राजा महाराजा जो थे वो नॉमिनेट किए। क्लियर, नॉमिनेट कर सकते थे कि कौन संविधान सभा में जाएगा। तो याद रखेंगे निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य संविधान सभा के अंतर्गत प्रावधान किया गया। क्लियर है कितना, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। याद रखिएगा, यह तो हमें पता है कि संविधान सभा का चुनाव इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, ठीक, लेकिन निर्वाचित और मनोनीत आता है तो दोनों आएगा। निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। क्लियर है।